Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of March 2024. तो गाइस आज है तारीख 30 मार्च 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मॉरिशनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के रेफरेंस में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो बॉडी है इसको बनाया गया है हाल ही में, ताकि जो पायरेसी के इंसिडेंट्स होते हैं, यानी समुद्र में जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो उनके जो कारनामे होते हैं, प्लस ऑयल स्पिल्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर इसको रेडी किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है जो बॉडी है ये एक प्रकार का अलायंस है, एक ग्रुप है जिसको तैयार किया गया है केवल और केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, यानी समुद्र की सुरक्षा के लिए। तो बताओ तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे ये जो आर्टिकल है कल के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था, आज भी आपको एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। कई सारे अखबारों में इसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे कल मैंने बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, बट सेपरेट वीडियो अपलोड करने का टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया, जिस वजह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एज अ थंबनेल इस टॉपिक को लिया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। होता यहाँ पर यह है कि दोस्तों एक इंडेक्स रिलीज हो चुका है जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स 2024। वैसे ये इंडेक्स अभी 2024 में रिलीज़ हुआ है, लेकिन इस इंडेक्स में जितना भी डेटा है वो 2022 का कवर किया गया है कि 2022 में खाने की कितनी बर्बादी की गई है, बेसिकली वो इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन्ड है। और इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए काफ़ी शौक लगेगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बताया गया साल 2022 में रोज़ 1 अरब टन खाना बर्बाद हुआ है। ये डेली बेसिस का डेटा है दोस्तों। जितना भी फूड है उसमें 20% भोजन ऐसा है जो कूड़े में फेंका गया है। तो ये 2022 का डेटा है और पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन अब और ज़्यादा बदतर हो और बहुत सारा जो फूड है उसका वेस्टेज हम लोगों ने देखा हो, वो आने वाली समय की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमको बताएंगी। बट अब जैसा मैं आपको पता है हर एक आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सको। तो एक एक करके हर एक फैक्ट को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे रटने की बजाय। अब पहली चीज़ दोस्तों, सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को या इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है या लाने का काम किसका है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक प्रकार की स्टडी है। इसको साथ में मिलकर यहाँ पर कौन तैयार करता है, दो बॉडीज़ हैं, एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और दूसरी है WRAP, दैट इज़ वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों मिलकर इसको रेडी करती हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है। दूसरी चीज़, इस पूरे रिपोर्ट के अंदर में ट्रैक किया गया है ग्लोबल और नेशनल जनरेशन ऑफ फूड को, यानी दुनिया भर में प्लस अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पर जो फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका डेटा यहाँ पर ये रेडी करते हैं। और जो ये फूड वेस्ट है दोस्तों, ये हाउस होल्ड यानी घरों में, प्लस जो फूड सर्विस के सारे सिचुएशंस है वहाँ पर, दोनों ही तरफ से कितना कितना यहाँ पे खाने की बर्बादी हुई है, उस चीज़ को यहाँ पर इस रिपोर्ट में कवर किया गया। नाउ अब इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को देखना शुरू करते हैं। तो ये रिपोर्ट डिफाइन करता है कि जो ये फूड वेस्ट है, जो खाने की बर्बादी है, इसमें मेन फूड तो है ही,
लोग खा लेते हैं और इतना जो बचा कुचा उसको फेंक देते हैं। उसके साथ साथ कई सारे इनएडिबल पार्ट्स भी हैं। इनएडिबल पार्ट्स मतलब जैसे सब्जी हो गई है ना, उसका छिक्कल निकाल दिया तो छिक्कल अब खा नहीं सकते, वो इनएडिबल पार्ट है। तो इन चीज़ों को भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेंका गया है। सबका डेटा अगर हम कंपाइल करके देखें तो 2022 में ये बताया गया लगभग 1.05 बिलियन टन्स फूड वेस्ट जनरेट हुआ है। इतना सारा खाने की बर्बादी की गई है। पर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 132 किलोग्राम्स के आसपास जो फूड है वो वेस्ट हुआ है दोस्तों। और स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूरे दुनिया में जितने भी लोग थे, जितने भी कंज्यूमर्स थे, उनके पास में जितना फूड अवेलेबल था उसका लगभग 1/5 जो फूड है वो वेस्ट हुआ है 2022 में। बहुत सारी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर अभी भी प्रॉपर सिस्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे जो कि प्रोग्रेस को थोड़ा सा देख सकें कि भाई कितना ज़्यादा अच्छे से काम हो रहा है, कितना फूड वेस्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सके। क्योंकि एक तरफ यहाँ पे हम बात करते हैं भाई भुखमरी को ख़त्म करने की। आपको पता होगा हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। दुनिया भर की कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। ये टोटल 17 गोल्स हैं जिसको 2030 तक हमें अचीव करना है। तो इस गोल में डिटेल में जाओगे ना तो गोल नंबर 12 आप देखोगे और 12.3 वाला हिस्सा देखोगे तो वहाँ पर फूड वेस्टेज को कम करने की बात की है। यहाँ पर हम भुखमरी दूर करने की बात करते हैं। 80 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। एक तरफ ये डेटा निकल कर आता है और दूसरी तरफ इतना बिलियन टन्स ऑफ यहाँ पर जो ये फूड है उसको हम वेस्ट कर चुके हैं या वेस्ट कर रहे हैं। वेस्टेज अभी भी चल रहा है दोस्तों, वो आने वाली रिपोर्ट्स आपको ज़रूर से मेंशन करेंगी। प्लस यहीं पर इस रिपोर्ट में बताया गया अगर थोड़ा बहुत ट्रैकिंग सिस्टम सही है किसी देश में तो वो G20 की 4 कंट्रीज़ हैं। अब आपको पता है ना G20 के अंदर टोटल 20 देश हैं। उसमें जो 4 देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड यूएस। इन चारों देशों में सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव्ड है। प्लस यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज़ अलग हैं, ये हो गई प्लस 4 ये हो गई। इनके पास में जो फूड वेस्ट एस्टिमेट्स हैं, जो डेटा है वो प्रॉपर है, ये आराम से यहाँ पे फूड वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जबकि दूसरे कंट्रीज़ में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है दोस्तों, अगर आप कंपेयर करते हो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़, दोनों में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। शहर में लोगों ने ज़्यादा खाना फेंका है जबकि गांव में यहाँ पे लोगों ने इतना खाना वेस्ट नहीं किया है। वो जानते हैं उस फूड की वैल्यू। ऑब्वियस ही बात है यार, है ना। क्योंकि अगर आप गांव में देखोगे तो एक डिफरेंस नज़र आया है। अगर लोग थोड़ा भी फूड वेस्ट कर रहे हैं ना तो पालतू जानवर हैं उनको डाल देते हैं, लाइव स्टॉक को डाल देते हैं, गाय भैंसों को आके डाल देते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ हो जाता है, उसका वेस्टेज नहीं हुआ। बट अर्बन एरियाज़ में दोस्तों जनरली फूड वेस्ट ही हो रहा है, सीधा यहाँ पे डस्टबिन में डाल के काम खत्म। 2022 तक केवल 21 देश ऐसे हैं जिसको यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो जो फूड वेस्ट को रोकने के लिए कुछ एक्शंस ले रही हैं। तो केवल 21 देश ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे फूड लॉस या जो फूड का वेस्ट है उसको कम करने के लिए कुछ नए नए प्लान्स ऐड कर लिए हैं अपने क्लाइमेट प्लान्स के साथ में ही या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर में। तो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे अभी काम कर रही हैं बट अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि फूड वेस्टेज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ये बस खाली रिपोर्ट है और गारंटी है आने वाले समय पर कई एडिटोरियल पब्लिश होंगे इस आर्टिकल को लेकर, तो वहाँ पे और डिटेल से विस्तार से मैं आपको बताऊँगा। समझ गए? चलिए ना, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये आर्टिकल देखा, ये आर्टिकल एग्जाम में हेल्प डायरेक्टली नहीं करेगा। इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है जैसे आपने स्क्रीन पर देखा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक PDF में कंपाइल करके दी जाती है, एक ऐसा PDF जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हो। प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। प्लस इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है जब आप PDF वगैरह डाउनलोड करते हो, स्टोर करते हो तो उसमें भी कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। सारा कंटेंट सिक्योर है, आपके ग्रुप के अंदर में डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। प्लस इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फ्री भी मिलते रहेंगे दोस्तों।
अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हो, देख सकते हो ग्रुप में मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे यार जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का हमारा, जिसको आप डेली बेसिस पे अचीव करवा सकते हैं। चलिए अब एक और टॉपिक आता है इंडियन एक्सप्रेस का, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो में हमने थोड़े डाइवर्सिफिकेशन करे हुए हैं, कुछ रेलिवेंट सोर्सेज को भी ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, छूट ना जाएं, उसको कवर करेंगे। और आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था, स्पेशली होली वाले दिन या होली से पहले, कि इंडिया भूटान के रिलेशंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा भूटान आखिरकार भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही दोस्तों इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो एक प्रॉपर नोट्स इसके लेके रख लेना ज़रूर से, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भूटान का एक जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो पीएम मोदी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को भूटान के एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। अब इस अवार्ड के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया हुआ है। क्योंकि होता यह है कि भूटान के लीडर रिसेंटली इंडिया आते हैं, फिर साथ ही साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये जाते हैं भूटान में और 2 दिन की विज़िट होती है। उसी 2 दिन के विज़िट में भूटान ने अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया पीएम मोदी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो दोस्तों, भूटान का कहना है पीएम मोदी के समय पर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के भूटान के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, प्लस रिलेशंस यहाँ पर लगातार इस्टेब्लिश हुए हैं मजबूत तरीके से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बात केवल यहीं पर नहीं थमी थी, जब ये बैठकर आपस में डिस्कशंस हो रहे थे तो इंडिया भूटान ने मिलकर कई सारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स है वो साइन किए, कई सारे प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करे, एनर्जी की फील्ड में, ट्रेड, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस, एग्रीकल्चर सेक्टर में, रेल लिंक्स में। तो इन सब चीज़ों को लेकर कई सारे एग्रीमेंट्स दोस्तों यहाँ पर साइन करे गए हैं। भूटान कहाँ पर है, आपको एक लोकेशन दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप नज़र आ रहा होगा, ये इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये है, इनके बीच में आपको ये छोटा सा देश भूटान नज़र आएगा, ऊपर आपको यहाँ पर ये चाइना नज़र आएगा। ठीक है, अभी इस अवार्ड के बारे में बात कर रहे थे तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखना प्लीज़, स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या है? तो भूटान का मोस्ट एस्टीम्ड सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो ये उसको दिया जाता है जिस व्यक्ति ने एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन से दिए हैं, स्पेशली इंडिया भूटान के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, अब दोस्तों ये भूटान का अवार्ड हो गया। अगर भूटान के अवार्ड को साइड करके हम दूसरे अवार्ड्स देखें तो कई सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने बहुत उच्च लेवल के अवार्ड से सम्मानित किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। जैसे भूटान का ये अवार्ड हो गया, उसके अलावा पैलेस्टीन का अवार्ड है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड 2018 में यहाँ पर पीएम मोदी को दिया गया था। फिर रशिया क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। ठीक है, इसको 2019 में दिया गया था। देन अफगानिस्तान का अवार्ड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमनुल्लाह खान। ठीक है, अमनुल्लाह खान। फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज़ अल सऊद। फिर यूएई का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये कई सारे एग्जामिनेशन में स्पेशली एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड के बारे में, तो ये यूएई की साइड से दिया गया था। मालदीव्स का यहाँ पर अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। देन साउथ कोरिया का है सियोल पीस प्राइज़। यूएसए का है लेजियन ऑफ मेरिट। तो इस तरीके के कुछ अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा ये हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि जब इंडिया भूटान के लीडर्स के बीच में डिस्कशंस हुए, मीटिंग हुई, तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे जो दोनों देशों ने मिलकर साइन करे, इन एग्रीमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस भूटान भारत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्यों हम भूटान के लिए लगातार बजट इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। पिछली बार यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए भूटान के लिए निकाले गए थे अब की बजट में से, और अब यहाँ पर उसी 5,000 करोड़ को बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है। तो ऐसा क्यों है, क्या इतनी ज़्यादा दिलचस्पी भूटान में दिखाई जा रही है? उसको जानने से पहले ये समझते हैं जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं उनमें कौन कौन से एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हुए। सबसे पहला एग्रीमेंट है रेलवे लिंक को एस्टेब्लिश करना। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया, जिसके अंदर ये बोला गया है कि हम एक पूरा रेलवे लिंक बनाएंगे इंडिया भूटान के बीच में, जो कि पूरी तरह से ट्रेन से जोड़ा जाएगा। इंडिया से भूटान विजिट कर सकते हैं, भूटान से इंडिया विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये रेलवे लिंक है ये कोकराझार गेलोफू रेल लिंक होने वाली है, प्लस दूसरी रेल लिंक होगी बनहर्त समसर रेल लिंक।
या इसको ये बोल सकते हो एक प्रकार की ये रेल लिंक होगी जो कि इंडिया भूटान को जोड़ने का काम करेगी। दूसरा जो अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है वो है पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स को लेकर। ये अग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है दोस्तों ताकि जो ये पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया से भूटान यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा, है ना, उसको लेकर ये अग्रीमेंट हुआ है। फिर है दूसरा BFDA, दैट इज़ भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। जैसे भारत के पास में FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हमारी इस बॉडी ने दोस्तों अभी एक अप्रूवल, एक पहचान दी है भूटान की इस फूड रेगुलेटरी बॉडी को। फिर उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी बचाने को लेकर यहाँ पर एक अग्रीमेंट किया गया है, किस तरीके से हम एनर्जी को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किया गया है जहाँ पर मेन मकसद है दोनों देश आपस में मिलकर जो कॉपरेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे, कॉपरेशंस को बढ़ाएंगे स्पेशली, प्लस जो दवाइयों का रेगुलेशन होता है उसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, है ना। प्लस यहाँ पर जो कह सकते हो कि भूटान है उसको सप्लाई की जाएंगी जेनरिक मेडिसिन। आपको पता है इंडिया जेनरिक मेडिसिन में बहुत आगे है, दुनिया भर की कंट्रीज़ को हम जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं, तो भूटान को भी अफोर्डेबल प्राइस में देंगे, तो उस प्रकार का अग्रीमेंट ये हुआ। फिर एक अग्रीमेंट है JPOA ऑन स्पेस कॉपरेशन, यानी जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है जहाँ पर दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष के अंदर में साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, कई सारे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स साथ में मिलकर एक्सचेंज करेंगे। फिर बात आती है डिजिटल कनेक्टिविटी की। फिर अगेन दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जहाँ पर इनका मेन मकसद है भारत और भूटान के बीच में जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिसका बेनिफिट यहाँ पर भूटान को मिलेगा, भूटान के इंस्टीट्यूशंस, स्कॉलर्स, रिसर्च उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। अब ये तो हो गए यहाँ पर नए अग्रीमेंट्स की बात जो कि रिसेंटली किए गए। दूसरी बात अगर देखोगे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट हुआ भूटान में, इस प्रकार से कठिन सिचुएशन में उसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो जानना हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सिचुएशन कैसी, सिचुएशन ऐसी कि भारत और चाइना के जो रिलेशन है दोस्तों वो लगातार ख़राब हैं और चाइना जो है वो फोकस कर रहा है भूटान के अंदर पैर पसारने की, और उसी चाइना को हमें रोकना है। चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान में नहीं होने देना है, क्योंकि चाइना अगर भूटान में एंटर करता है तो डेफिनेटली कल यहाँ पर भारत के बॉर्डर के साथ में इश्यूज़ क्रिएट करेगा, जैसे आज गलवान वैली तक में क्रिएट हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्रिएट हो चुके हैं। इवन आपको पता होगा डोकलाम वाले रीजन में भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, अभी आएंगे वहाँ पर। तो इस बेसिस पर जब सिचुएशन देख रहे हैं गंभीर है भारत चाइना के बीच में, तो वहाँ पर भूटान के साथ में रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर PM मोदी का एक इम्पॉर्टेंट विजिट यहाँ पे हमने देखा। प्लस इतना ही नहीं दोस्तों, इसी विजिट के दौरान हमने भूटान के लिए जो 5 ईयर प्लान है जिसके तहत यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी या इतने रुपए का सपोर्ट देने की बात की गई थी, उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्यों? ताकि हम चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस कर सकें, क्योंकि ये है भूटान, नीचे इंडिया है, ऊपर जस्ट चाइना है। हम नहीं चाहते चाइना अपना पैर पसार कर भूटान में पहुंचे। एक बार ऑलरेडी डोकलाम के अंदर में डिस्प्यूट हो चुका है, तो हम चाइना के प्रेजेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। भूटान हमेशा हमारी साइड में रहे, और ये इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इंडिया का एक बहुत वीक पॉइंट है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको पता होगा पूरा भारत हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में जो जुड़ता है ना, वो इसी छोटे से पतली सी गली जो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इससे जुड़ता है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और इसको प्रोटेक्शन ऊपर भूटान से ही मिल रहा है दोस्तों। अगर भूटान हमारे साथ में रहेगा, भूटान के साथ में रिलेशंस एस्टेब्लिश रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हम चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, तो ये जो रीजन है हमारा ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो सकती हैं कि इस रीजन को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक करके इंडिया के इस हिस्से को अलग किया जा सकता है। समझ रहे हो इस बात को? तो यही एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जिसके लिए भूटान भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने ये करना है। प्लस भूटान के साथ में हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, ऐतिहासिक संबंध है, तो वो जो कॉपरेशन है वो हमें और ज़्यादा मजबूत करना है। दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे फोकस किया है कि भाई सिक्योरिटी को इम्पॉर्टेंट तरीके से बढ़ाएंगे बॉर्डर के ऊपर में, प्लस जो टेररिज्म, आतंकवाद वगैरह है इसको रोकने के ऊपर एक स्पेशल फोकस करेंगे।
इतना ही नहीं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। ये जो विजिट हुई है पीएम मोदी की हाल ही में, यहाँ पे फोकस किया है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर। इससे इंडिया और भूटान के बीच का जो व्यापार है उसको बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। समझ गए? बाकी जैसे मैंने बोला, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि आतंकवाद को रोकना, बॉर्डर की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ताकि इन दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके, ये यहाँ पर काम है। अब दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखोगे कि भूटान की ज़रूरत भारत को क्यों है, ज़रूरत क्या, इंपॉर्टेंस अगर हम देखना चाहें, क्यों इतना महत्व है भूटान का भारत के लिए। क्योंकि दोस्तों भूटान जो है ना, अपने बॉर्डर्स भारत और चाइना के साथ में ही शेयर करता है। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंडिया लगातार भूटान को सपोर्ट करता हुआ आया है, डिफेंस के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर हमने लगातार भूटान को सपोर्ट किया है। अब इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे भूटान को सपोर्ट किया ताकि भूटान अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। भूटान में बॉर्डर के पास रोड्स बनवाई हमने, ब्रिजेस बनवाए, ताकि उनका डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और मजबूत हो, अपने लिए वो खड़े होकर लड़ सके। लेकिन फिर भी एक बार सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई थी साल 2017 में। साल 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो गया भारत चाइना के बीच में। दोनों सोल्जर जो मिलिट्री थी आपस में आमने सामने खड़ी हुई थी, जैसे भी हमने गलवान में इंसिडेंट देखा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भूटान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भूटान ने भारत के जवानों को अपनी टेरिटरी में एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया कि भाई आ जाओ हमारी टेरिटरी में एंटर करके, तब आप चाइना से लड़ने की कोशिश करो या चाइना के इंकर्जन्स को रोको। तो भूटान यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडियन ट्रूप्स को अलाउ किया अपने देश में एंटर करने के लिए। ये भी यहाँ पर भूटान और इंडिया की दोस्ती को दर्शाता है। फिर बात आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इंडिया भूटान का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, भूटान का मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भूटान हाइड्रो पावर पोटेंशियल के मामले में आगे है, बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है, उसमें इंडिया ही भूटान की हेल्प करता है। इंडिया ने लगातार भूटान को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर बात आती है कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो एक तरफ अगर ये सब हटा दो तो सांस्कृतिक तौर पर भी इंडिया भूटान काफ़ी करीबी हैं। इनके रिलेशंस, इनके टाइज काफ़ी इंप्रूव्ड वे में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों देशों में यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है, जैसे इंडिया से बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ और भूटान यहाँ पर एक कह सकते हो बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिज़्म आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया लगातार यहाँ पे भूटान को सपोर्ट करता हुआ आया है ताकि भूटान अपने कल्चर को, अपने हेरिटेजेस को, अपने धरोहर को यहाँ पे बचा सके। बहुत सारे भूटान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं इंडिया भूटान के रिलेशंस को लेकर। अब इनको अगर साइड में करें, इंपॉर्टेंस साइड में कर दें, तो दूसरी चीज़ आती है आखिरकार इन दोनों के संबंध की चर्चा इतना ज़्यादा, इतना गहराई में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इनके संबंध में कुछ चुनौतियाँ भी हैं सामने, कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या नंबर 1, ये आपको पता है, चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। चाइना चाहता है श्रीलंका की तरह कि मैं भूटान में बैठ जाऊं अच्छे से। भाई श्रीलंका को इतना ज़्यादा लोन दिया, तब जाकर यहाँ पर अब इतना लोन दिया कि श्रीलंका लोन चुका नहीं सकता। लोन चुकाने के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो क्या करेंगे? अपनी टेरिटरी, अपनी ज़मीन उठा कर रेंट पर देंगे। जैसे हम्बनतोता पोर्ट, वो जो बंदरगाह है श्रीलंका का, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, 99 साल के लिए यहाँ पर लीज पर दे दिया चाइना को। क्या पता आगे भी यहाँ पर उसको कंटिन्यू करे, तो है तो चाइना के अंडर में। अब चाइना जो बोल रहा है वैसा वो करेगा। ऐसा ही सिनेरियो पाकिस्तान के साथ में है। भाई पाकिस्तान को भी इतना लोन दिया, आज पाकिस्तान उसी पे डिपेंडेंट है। जब ज़रूरत होती है तब हाथ फैला के पहुँच जाते हैं चाइना के पास में या IMF के पास में। फिर सिचुएशन यहाँ पर यह है कि वो भी चाइना के कहने पे चल रहे हैं। ऐसे ही सिनेरियो कई सारी कंट्रीज़ के साथ में दोस्तों डेवलप हो चुका है। यानी चाइना अपने पैर पसार चुका है और पैसे दे दे कर कंट्रीज़ को अपने कब्जे में करना चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहलाती है ना? उधार दे देकर उसको फंसा लेना। वही सिनेरियो वो भूटान के साथ में क्रिएट करना चाहता है और हम नहीं चाहते कि भूटान इस पूरे मामले में फंसे। ठीक है, क्यों? उसके पीछे का रीज़न चिकन नेक कॉरिडोर वाला इशू मैंने आपको बताया। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप भारत और भूटान के बीच में कुछ चैलेंजेस देखोगे तो बॉर्डर डिस्प्यूट के चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि भारत और भूटान के बीच का जो पूरा बॉर्डर है वो 699 किलोमीटर्स का है, जो काफ़ी बड़ा है। शांतिपूर्वक बॉर्डर यहाँ पर पूरी तरह से चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय पर कई सारे इंसिडेंट्स भी हम लोगों ने देखे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, बॉर्डर इंकर्जन्स देखे हैं। यानी चाइना की जो फोर्सेस है वो पिछले कुछ समय पर बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश की हैं
स्पेशली डोकलाम वाला रीजन, ठीक है, एक मेजर पॉइंट रहा है। यहाँ पर इंडिया, चाइना, भूटान तीनों के बीच में यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। फिर एक और चीज़ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी दोस्तों एज अ चैलेंज देखा जा रहा है। रीज़न, भूटान का जो हाइड्रो पावर सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों इंडिया लगातार इस डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया हुआ है। इंडिया ने अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए, हम उनके भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय यहाँ पर यह है कि जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, इसमें जो भारत ने सपोर्ट किया है, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भारत के लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं एज कंपेयर टू दी भूटान। वो यहाँ पर समझाया गया। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। बस इतना ही था यहाँ पर जिसके बारे में ध्यान रखना होगा। प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से अपनी चीज़ों को मेमोराइज कर लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए मुझे लगता है क्वेश्चन बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। चलिए एक और टॉपिक हमारे द हिंदू अखबार में पब्लिश हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, स्पेशली यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए। और इससे पहला इंडिया भूटान जो डिस्कस किया है वो है जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इस वाले टॉपिक में बात हो रही है नो माइक्रो प्लास्टिक्स। छोटी जो प्लास्टिक होती है माइक्रो प्लास्टिक, वो हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। तो नए नियम लाए गए हैं दोस्तों इस प्रकार की माइक्रो प्लास्टिक को टैकल करने के लिए। प्लस यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अब ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स क्या होती हैं वो भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँ यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। यूपीएससी ने 1 सवाल मेंस में, 3 सवाल प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना इस टॉपिक को, क्योंकि एक नियम चर्चा में आ चुका है जिसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। नया कानून आया है 2024, और ध्यान रखिएगा एक अमेंडमेंट रूल है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कुछ बदलाव किया गया है। अब बदलाव किस में करेंगे? पुराने वाले कानून में। तो मतलब पुराना लॉ भी है हमारे पास में। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पुराना वाला लॉ कौन सा है? वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो 2016 वाले इस लॉ के अंदर में दोस्तों अमेंडमेंट करे गए, चेंजेस करे गए, जिसके बाद इसका नाम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 कर दिया गया। तो 2024 के जो नए नियम है इसमें कुछ बदलाव, और उस बदलाव में स्पेशल फोकस किया गया है कि भारत में प्लास्टिक पॉल्यूशन से कैसे लड़ा जा सके, जो ये प्लास्टिक है इसको कैसे ख़त्म किया जा सके। स्पेशली इस लॉ के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक्स को टारगेट किया गया है। माइक्रो प्लास्टिक जो बहुत ही छोटी होती है साइज़ में, वो हमारे खाने तक में पहुंच जा रही है। इसके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ में। तो पहले हम इस लॉ के हाइलाइट्स को देख लेते हैं, आखिरकार इस कानून का क्या है कहना। तो इस लॉ में सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को दोस्तों कवर किया गया है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स कौन सी होती हैं? ये वो प्लास्टिक हैं या वो मटेरियल है जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से ख़त्म की जा सकती है। प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में ही ख़त्म किया जा सकता है, जैसे मिट्टी में ही, या फिर उसको गड्ढा खोद के दफना दिया है ना, तो उसमें ही यहाँ पर वो गल के ख़त्म हो सकती है। और कोई माइक्रो प्लास्टिक छोटा टुकड़ा भी नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगी। तो वो होती है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बायोडिग्रेडे मतलब उसका डिग्रेडेशन हो जाए, सिंपल सी बात है, और कोई टुकड़ा भी ना बचे, तो वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब यहीं पर क्या होता है, कई बार जो प्लास्टिक्स होती हैं ना, जो नॉर्मल प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी, वो ख़त्म तो होती है एनवायरनमेंट में, सालों लग जाते हैं उनको। एक टूथब्रश को 100 साल लग जाएंगे ख़त्म होने के लिए पूरे एनवायरनमेंट से। और जब तक ये खत्म होगा तब तक छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर वो चारों तरफ बिखरा देगा। वही माइक्रो प्लास्टिक हमारे लिए काफ़ी जानलेवा है। अब दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक क्या हो सकती हैं, इसकी एक डेफिनेशन है। माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी मेजरमेंट अगर आप देखोगे वो 1 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन्स के आसपास हो सकती है। यानी बहुत छोटा सा आप उंगली पर रखोगे, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर कहलाए जाएंगे माइक्रो प्लास्टिक के। और पिछले कुछ समय पर हमने देखा है कि प्लास्टिक में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए माइक्रो प्लास्टिक ही है, जो कि नदियों में, समुद्र में पूरी तरह से फैल चुका है। मछलियाँ खा रही हैं उनको, वो प्लास्टिक्स मछलियों में पहुँच रहा है। फिर उन्हीं मछलियों के थ्रू जब लोग यहाँ पर फिश का जब कंजम्पशन करते हैं, तो कई लोग खाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके फूड चेन में पहुँच गया वो। तो ये यहाँ पर एक चिंता का विषय है। तो वो यहाँ पर इस नियम में मेंशन किया गया है। इस नियम में एक इंपोर्टर की प्रॉपर डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है। जो डेफिनेशन है इसमें अलग अलग प्रकार के जो प्लास्टिक से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, भाई पैकेजिंग, कैरी बैग्स, शीट, रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों को जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन को यहाँ पर मेंशन किया है।
ताकि इंपोर्टर के ऊपर भी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह सकें। फिर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन को दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर व्यक्ति प्लास्टिक, रॉ मटेरियल, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रहा है, उनकी डेफिनेशन को यहाँ पर मेंशन किया गया। प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया इस लॉ के अंदर में, ताकि हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके कि वो सब मिलकर इस प्रॉब्लम से टैकल करेंगे। और यहीं पर दोस्तों एक सर्टिफिकेशन का मामला रख दिया। कहने का मतलब है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई इस प्रकार की प्लास्टिक्स को बना रहा है, तो उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेशन लेना होगा। पहली बात तो उन्हें, अगर मान लो वो कैरी बैग्स वगैरह बना रहे हैं जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, है ना, तो उसे कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाना होगा, जो हम एनवायरनमेंट में ख़त्म कर दें और उससे कोई माइक्रो प्लास्टिक प्रोड्यूस ही ना हो, छोटा टुकड़ा भी ना बचे और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और ऐसे चीज़ों को डेवलप करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करना होगा, सर्टिफिकेशन लेना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, मार्केटिंग से पहले और उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले। तो एक रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है। इसी लॉ के अंदर में दोस्तों प्लास्टिक्स की दो कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। स्पेशली जो माइक्रो प्लास्टिक होती है ना, उसकी दो कैटेगरीज को दिखाया गया है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों, बहुत छोटे साइज़ की है, जिसको डिज़ाइन किया गया है कमर्शियल यूज़ के लिए। हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह में, जैसे माइक्रो बीट्स की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्लास्टिक को माइक्रो बीट्स भी कह सकते हैं। अब ये माइक्रो बीट्स फेस वॉश वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आता है, उसमें छोटे छोटे दाने हैं, वो माइक्रो बीट्स हैं। तो ये एक तो होती है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स, दूसरी होती है सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। ये कैसे बनती है, बड़ी प्लास्टिक से टूटने के बाद में बनती है। मान लो एक बड़ा सा प्लास्टिक है, वो टूटता चला गया, कोई वाटर बॉटल है, समय के साथ में वो डिग्रेड हो रही है, लेकिन वो टूटती टूटती चली गई और उसमें से छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स बनते चले गए। अब वही माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को वो कैरी कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। वो इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में मेंशन किया गया। समझ गए? अब इसको ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर मैंने बोला था एक सर्टिफिकेशन लेना होगा सीपीसीबी से। तो ये सीपीसीबी क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। यह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो बॉडी है दोस्तों, इसको बनाया गया था 1974 में एक लॉ या एक कानून के अंडर में। उस कानून का नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो इस कानून के तहत इसको तैयार किया गया। और इसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो ताकत मिलती है, पावर्स मिलती है, वो सब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से मिलती है। ये वो बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर में आ रही है। ये वो बॉडी है जिसका मेन काम क्या है भाई, जो हमारी कुएं वगैरह हैं, है ना, उसको यहाँ पर उसके अंदर साफ सफाई को प्रमोट करना, हवा की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करना, प्लस जो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, इसको कंट्रोल करना। क्योंकि यहाँ पे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के एक्ट के थ्रू ही यहाँ पर ये बॉडी आई है और इसको पावर मिल रही है। सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, सीपीसीबी के बारे में एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब यहीं पर मैं आपको ये दिखाता हूँ यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे। ये वाला सवाल दोस्तों यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। सवाल यह है कि इंडिया में जो एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है एक एज अ इंपॉर्टेंट फीचर, लेकिन कौन से एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर लेकर आया गया? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जो वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स है दोस्तों, इसमें एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भी इस प्लास्टिक्स को मैनेज करेगा, या वेस्ट को मैनेज करेगा स्पेशली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर ऐसे ही यहाँ पर एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएगा। ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा। सवाल यह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कैसे अलग है? अभी हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ा था ना, तो क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया। और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला यहाँ पर ये बोलता है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, कानून के माध्यम से बनाया गया है, जबकि जो सीपीसीबी है इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। सरासर गलत। एनजीटी एक्ट से बना होगा, लेकिन सीपीसीबी एक्ट से ही बना है भाई। अभी हमने डिस्कस किया था, वाटर प्रिवेंशन के अंडर में आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों, ये एनवायरमेंटल जस्टिस देने का काम करता है। ये सही बात है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है एनजीटी। जबकि जो सीपीसीबी है, इसका मेन काम है स्ट्रीम्स, वेल्स को, जिसकी सफाई को प्रमोट करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना। हाँ, ये भी सही है, अभी पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। और कहाँ से पूछा गया? बेसिक डिटेल्स से। ये सारी डिटेल्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ तो छोड़ो बात, 2019 में ही यूपीएससी ने एक और सवाल पूछा,
और ये सवाल है माइक्रो बीट्स को लेकर, वही माइक्रो प्लास्टिक छोटी छोटी, ये आप देख पा रहे हो उंगली पर रखी हैं। क्वेश्चन ये है कि माइक्रो बीट से संबंधित जो सबसे बड़ी चिंता हो सकती है हमारे एनवायरमेंट में वो क्या हो सकती है अगर हम उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दें तो। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो हमारे समुद्र के लिए खतरा हो सकती हैं, या उससे स्किन कैंसर हो सकता है बच्चों में, या फिर यहाँ पर ये बहुत छोटी हैं जो कि क्रॉप प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेंगी, या फिर यहाँ पर ये बहुत छोटी हैं जिसको हम खाने की मिलावट में यहाँ पर एज अ खाने का मिलावट के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमेशा जब मैंने माइक्रोबीट्स का नाम लिया अभी, मैंने हमेशा बोला यहाँ पर जो एनवायरमेंट है, ओशन है स्पेशली, है ना, समुद्र है, मैरीन इकोसिस्टम है, उसके लिए काफ़ी खतरनाक है। और ऐसे यहाँ पर मछलियों में पहुँचेगी, मछली के थ्रू यहाँ पर इंसानों के अंदर पहुँच सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रोबीट्स। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक और टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो यहाँ पर इस पर मार्क वगैरह कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट का स्टार लगा लेना, जो भी आप करते हो वो कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको प्लीज़ स्किप ना करें आप लोग बिल्कुल भी। बात हो रही है एक नए कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट है ICCC। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। स्पेशली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेंटर तैयार किया जा रहा है ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। दोस्तों आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से इंक्रीज हुई है, और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से हेल्प कर सकता है उसको लेकर ये पर्टिकुलर ICC रेडी किया गया है। क्या है ये ICC, कैसे काम करेगा, हर एक जानकारी दोस्तों मैं बेसिक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बस दिक्कत यह है कि आपने ध्यान से सुनना है। तो क्या है ये कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? हमारी जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में इस सेंटर को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर में, और ये सेंटर हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करवाने की बात करेगा। अच्छा कैसे, चलिए वो बात करते हैं। तो ये जो कृषि ICCC है ये क्या है, एक प्रकार का सोल्यूशन जो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके एग्रीकल्चर को लेकर कि हमारे लिए क्या सही रहेगा क्या गलत। कहोगे ऐसा कैसे भाई? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर में पहले तो हम सारी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे ना, वेदर का डेटा ये लेगा, वेदर का डेटा यूज़ करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारी फसल है उसको उगाने का डेटा लेगा डिजिटल क्रॉप सर्वे से। फिर उसके बाद में यहाँ पर फार्म से रिलेटेड जितना डेटा है वो कृषि मैपर से लेगा ये। देन उसके बाद में कुछ और मार्केट इंटेलिजेंस का डेटा यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से लेगा। भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डेटा जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे से लेगा। तो हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा पहले ये लेगा, और डेटा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक बढ़िया क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा ये वीडियो, हमने हर एक अलग अलग सोर्सेज से आर्टिकल्स लिए जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में आपको एक बढ़िया पूरा का पूरा एक जगह पर सारा सोर्स मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा देगा, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, इनका ज़्यादा यूज़ होगा, ताकि डेटा को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ये नहीं ये करना चाहिए, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा फसलों के प्रोडक्शन को लेकर, सूखा पड़ने वाला है या सूखा का जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम से उससे कैसे उबरा जा सके, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होनी चाहिए, कैसे आप फसल लगाओ, कौन सी पहले कौन सी बाद में, ये पैटर्न्स यहाँ पर बताएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें और एज अ सल्यूशन के वे में हमको प्रोवाइड करवाएगा। हाई अलर्ट का सिस्टम भी है इसके अंदर में। तो ये बेसिकली इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर रेडी किया गया है। और अगर हम इस पूरे एप्लीकेशन का एक प्रैक्टिकल यूज़ देखें तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मर्स को एडवाइस मिलेगी, जो हमारे किसान हैं उनको एक एडवाइस मिलेगी भाई वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से क्या क्रॉप्स उनके लिए सूटेबल हैं, कितना फ़ायदा यहाँ पर होगा इस क्रॉप से, है ना, फर्टिलाइज़र की स्पेशली कौन कौन से खाद की रिक्वायरमेंट है इस फसल के अंदर में, ये डेटा मिलेगा ताकि फार्मर्स बेहतर तरीके से और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकें। फिर है ड्राफ्ट एक्शन। तो ये जो ICCC है दोस्तों, यहाँ पर जैसा मैंने बोला वेदर का, रेनफॉल का इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा। तो उसको देखते हुए ये कहीं ना कहीं एक इंसान के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकता है, उनके क्रॉप्स के हिसाब से यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करवाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा, हमें बता सकता है कि भाई यहाँ पर आप कौन कौन सी फसल लगाओ। जैसे आजकल ज़्यादातर फार्मर्स गेहूं चावल पर फोकस कर रहे हैं, तो उसकी जगह कुछ और एक्स्ट्रा फसल्स
दूसरी यहाँ पे प्रकार की जो फसल है वो लगाई जा सकती हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने में हमारी हेल्प कर सकता है। समझ गए? तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ICCC के, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हम आने वाले समय पर ज़रूर से देखेंगे जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है इसका बढ़ावा बढ़ता चले जा रहा है। चलिए एक और टॉपिक दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 इकॉनमी। हुआ क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में, अलग अलग दुनिया भर के कंट्री से काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको FDI बोला जाता है। अब वो जो FDI है अब की बार वो उसमें ड्रॉप देखने को मिला, और केवल इंडिया में नहीं दोस्तों, पूरे ग्लोबल ट्रेंड को देखोगे पूरे दुनिया भर में यहाँ पर जो FDI है इसके अंदर में काफ़ी सारे बदलाव अब की बार नजर आए। तो ज़रा ये डिस्कस करते हैं डिटेल से, थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इन्होंने हाल ही में एक प्रॉपर रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें यहाँ पर ये बोला है इंडिया का जो अब की बार का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से निवेश आता है, वो कम होता हुआ नजर आया। इंडिया का जो नेट FDI इनफ्लो है दोस्तों वो 31% से अब की बार कम हुआ। तो 2023-24 के अंदर में केवल 25.5 बिलियन US का निवेश आया है बाहर से, जबकि ओवरऑल दुनिया भर का FDI फ्लो देखोगे तो दुनिया भर में थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 3% से इंक्रीमेंट हुआ है। और दुनिया भर में यहाँ पर जो FDI घूमा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है अलग अलग देशों के अंदर में, वो 2023 में 1.4 ट्रिलियन US का है। बट ये दुनिया भर का डेटा है। अब यहीं पर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में फ्लो कम हुआ है दोस्तों। डेवलपिंग कंट्री में जो FDI है उसमें 9% की गिरावट अब की बार देखने को मिली है, क्योंकि इकॉनमी को लेकर अनसर्टेनिटी है। कोविड के बाद सिचुएशन लगातार बेकार है इकॉनमी को लेकर। दुनिया भर की कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो लगातार डाउन जा रही है, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया। प्लस बोला ये जा रहा है आने वाले समय पर भी जो दुनिया भर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम एक रिस्क देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते आने वाले समय पर FDI बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न यहाँ पर यह है कि अभी भी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े हुए हैं। रशिया यूक्रेन का पूरा वॉर हो गया, आर्मेनिया अजरबैजान का वॉर हो गया, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर हो गया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आपको नजर आएंगे दुनिया भर में। हाई डेट लेवल्स आपको नजर आएंगे, कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर उधार बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर के अंदर जो इकॉनमी है दोस्तों, उसको लेकर कोई स्थिर सिचुएशन आपको नहीं नजर आएगी। तो ऐसे कई सारे रिस्क हैं जिसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय पर FDI बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। समझ गए? अब इंडिया में जब की बार FDI आया है, अब की बार थोड़ा सा इसमें गिरावट हुआ, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर इंडिया में FDI आया है दोस्तों, वो हमारी दवाइयों की कंपनियां, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और इंडिया में आपकी बार ज़्यादा FDI आया है उसमें नेदरलैंड, ध्यान रखिएगा। देखो ये कंट्रीज़ के नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये 5 कंट्रीज़ के नाम है, रटे होने चाहिए। नेदरलैंड, सिंगापुर, जापान, US एंड मॉरिशस। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारा FDI भारत के अंदर में किया हुआ है, यानी बहुत सारा निवेश किया हुआ है। जो इंडिया का टोटल FDI इनफ्लो हुआ है, जितना भी FDI है उसका 70% FDI केवल डायरेक्ट इन 5 देशों से आया है। समझ गए? तो ये बात हो गई FDI की। अब सवाल यह है कि सर ये FDI होता क्या है? वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, FDI और FPI के बीच में कई बार डिफरेंस भी बता चुका हूँ। भाई FDI क्या है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के व्यक्ति है, कोई चाहता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो वो इन्वेस्टर जो है, वो निवेशक जो है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टर होता है, एक प्रकार का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कंट्रोल इसका ज़्यादा होता है, सीधा उसने कंपनी में पैसा लगाया है। जबकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो यानी कि FPI जो होता है ना, वो अलग होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति सीधा स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है। बाहर जैसे मैं हूँ यहाँ पे या आप हो, आप यहाँ से US के स्टॉक्स में पैसा लगाओ तो वो उसके लिए FPI हो गया, है ना। या फिर हमारे स्टॉक्स में कोई बाहर से पैसा लगा रहा है तो वो FPI हो गया। समझ गए? तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा लगाता है वो FPI होता है। इसमें थोड़ा कम कंट्रोल होता है इन्वेस्टर के पास में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता है, आसान काम होता है। जबकि FDI के अंदर में मामला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंपनी पे कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना और उससे बाहर निकलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। समझ गए? तो FDI FPI के बीच का यहाँ पर एक डिफरेंस चार्ट है, इसको आप अपने पास में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और आर्टिकल पर आते हैं, ये भी हमारे द हिंदू में ही है। इसको भी आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर सकते हो। केरला स्टेट के अंदर में अगर आप देखोगे तो हीट वेव दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रही है।
एक प्रेडिक्शन की गई है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो भारत का मौसम विभाग है, उन्होंने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर केरला के थ्रिसुर, कोल्लम और पलाक्कड़, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, जो 3 एरियाज हैं, यहाँ पर गर्मी तेजी से इंक्रीज होगी। 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस कोल्लम में हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आने वाले 5 दिन में गर्मी बढ़ेगी और कुछ दिनों बाद आप देख पाओगे पूरे इंडिया में जो गर्मी है वो और एक बड़े लेवल पर जाती हुई नजर आएगी। हर साल बढ़ रही है गर्मी, इस बार भी बढ़ेगी, अभी से शुरू हो चुकी है गर्मी, है ना। अब बात यह है कि गर्मी बढ़ रही है और यहीं पर आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है, और अलर्ट में क्या बोला है, आने वाले समय पर हम हीट वेव देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हीट वेव। हीट वेव की प्रॉब्लम आने वाले समय पर हो सकती है। तो ज्योग्राफी के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीट वेव। पता है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है हीट वेव का, वो आपने एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूज़ क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इक्वेटर पर से यहाँ पर बहुत सारा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया के अंदर में जो हीट वेव्स की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आप साउथ में देखोगे हमेशा गर्मी रहती है, ज़्यादातर गर्मी रहती है, नॉर्थ में यहाँ पे ऊपर ठंड भी पड़ती है। तो हम ज्योग्राफिकल सिनेरियो देखें तो अब की बार गर्मी पड़ने की वाली है खतरनाक। और हीट वेव का मतलब है जब मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन एरियाज में, देखो मैं आपको पहले एक ना चार्ट बना के समझाता हूँ क्योंकि ऐसे ना हो सकता है मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाए। देखो एक सेकेंड यार, बे यार खाली जगह नहीं मिल रही है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, एक होता है प्लेन एरिया और एक होता है हिली एरिया, यानी कि पहाड़ी इलाका। तो जो प्लेन एरिया है, मान लो प्लेन एरिया पे नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है मामला, और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है प्लेन एरिया में 40 और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब क्या हो, अचानक से सडनली 5 से 6 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो वो हीट वेव कहलाएगा। खत्म मामला। कहने का मतलब है प्लेन एरिया, मान लो दिल्ली वाला रीजन है या ये सब प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पे अचानक से 5 से 6 डिग्री बढ़ जाए, यानी कि 40 से लगातार 1-2 दिन के अंदर में 46 हो जाए डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये हीट वेव कहलाएगा। और ऐसी पहाड़ी इलाकों में 30 से अगर एक झटके के अंदर यहाँ पर ये 35 पहुँच जाए, 36 डिग्री पहुँच जाए तो ये क्या कहलाएगा? हीट वेव कहलाएगा। यही डेफिनेशन है। इतना यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स करके समझाया गया है ना मैंने आपको यहाँ पर बहुत आसान करके समझा दिया, ठीक है, कि जो भाई नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है अगर वो 40 डिग्री से कम है ना, स्पेशली, और वहाँ पर अगर उसमें 5 से 6 डिग्री की एकदम से बढ़ोतरी हो जाए तो वो हीट वेव कंडीशन कहलाती है। चलिए, ये टॉपिक वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, डोंट वरी, इसको हटाते हैं साइड में। तो चलिए आते हैं दोस्तों अपने एडिटोरियल पर। आज का अखबार आपके हाथ में है, अखबार उठाए हुए हो तो आपको जो एडिटोरियल सेक्शन नज़र आएगा सैटरडे का, आपको पता है सैटरडे में एडिटोरियल दोस्तों कम ही आते हैं, है ना। एक पेज पूरा खाली रहता है, मतलब अपना ग्राउंड जीरो का रहता है, वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी काम का नहीं है। तो आज के एडिटोरियल में दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिस्कस करेंगे। एक तो दोस्तों ह्यूमन और डॉग के रिलेशनशिप के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आर्टिकल है जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे समझने के लिए, लिखने के लिए। और दूसरा एडिटोरियल हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में समझाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस डॉग बाइट के बारे में। आपको पता होगा हाल ही में कई सारे केसेस नज़र आए जहाँ पर पता चला भाई जो ऐसा घूमता हुआ कुत्ता है उसने बच्चे को काट लिया है, बच्चे को जान से मार दिया है ना। तो इस तरह कई सारे केसेस आपको नजर आएंगे। तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ऐसी गली में घूमने वाले यहाँ पर जो सारे कुत्ते हैं, ये इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप इनका डेटा निकालोगे तो कई सारे लोगों को मार रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस की यहाँ पर ऑलरेडी जान जा चुकी है इन कुत्तों की वजह से। कुत्ता काट लेगा या नाखून मार देगा, बॉडी से खून निकल गया उस जगह से तो रेबीज होने के चांसेस हैं, अलग अलग कई सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं, या सीधा यहाँ पर पकड़ के उसने अपने जबड़े के अंदर दबा कर काट दिया, उससे भी जान जाने के चांसेस हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं दोस्तों। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बताया यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा डेथ आपको नजर आएंगी, जिसमें से 30 से 60% बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से कम है, जिनको कुत्तों ने डायरेक्ट अटैक किया। तो स्ट्रे डॉग के अटैक्स के नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको लेकर राइटर ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है।
राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि आज के समय पर हमारे पास में लीगल मैकेनिज्म क्या है, क्या आखिरकार हमारे पास में ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इन डॉग से लड़ सकते हैं या डील कर सकते हैं। तो नंबर 1 तरीका है कि भारत के पास में मोस्ट कंपैशनेट लीगल रिजीम्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर एक कुत्ता है जिसने बच्चे को मार दिया, खदेड़ के काट डाला, तो वो जो डॉग है उसको पकड़ेंगे, थोड़े समय के लिए यहाँ पर ले जाएंगे, चेक करेंगे उसका बिहेवियर अग्रेसिव है या नहीं है, और अग्रेसिव नहीं होगा तो यहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर उस बच्चे को उसने मार डाला उसको वापस से लाके वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई लॉज वगैरह में अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट पना है वो नहीं है, कोई लीगल बार नहीं है। प्लस यहाँ पर लोग कभी भी कुत्तों को किसी भी तरीके से खाना खिला देते हैं, कहोगे अच्छी बात है, देखो अच्छी बात होती है, आप स्ट्रीट डॉग्स को खिला रहे हो, लेकिन एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आप घर के आगे इस तरीके से डाल देते हो बार बार खाना और रोज़ आके कुत्ते खा रहे हैं, तो वो आपके लिए आने वाले समय पर इशू क्रिएट कर सकता है। आपको घर से थोड़ी दूरी पर एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कोई ना हो, ऐसा प्लेस चुनना होगा जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पर डाल दो, वहाँ पर कुत्ता खा सके। बट आज के समय पर ऐसा कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं नज़र आती है, लोग अपना खुद का चलाकर मामला कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। अब राइटर बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर ये जो डॉग अटैक्स हो रहे हैं या स्ट्रे डॉग के इश्यूज़ हैं, इनके अगेंस्ट में लोगों के आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट अगर आप देख पाओगे वो है, आजकल हो क्या रहा है ना दुनिया में, डॉग्स को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है ह्यूमन के कंपैरिजन में। मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं जो पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, दुनिया भर में ऐसे कई बहुत बड़े ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे जो एनिमल लवर्स होते हैं। अब वो क्या है, उस केसेस में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे लॉज हैं ज़्यादा वाइड नहीं है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉग्स को ज़्यादा फेवर मिल रहा है ह्यूमन पुअर के कंपैरिजन में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, पब्लिक सेफ्टी। ये जो डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए एक रिस्क हो सकते हैं, बूढ़े लोगों को काट सकते हैं, बच्चों को या दूसरे एनिमल्स को। ये भी यहाँ पे लोगों का आर्गूमेंट है। तीसरा आर्गूमेंट जो राइटर ने मेंशन किया है वो है स्प्रेड ऑफ डिजीज़। जो यहाँ पर ये स्ट्रे डॉग्स हैं कई सारी प्रकार की बीमारियाँ अपने आप में कैरी करते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे रेबीज़, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। फिर बात है इनकन्वीनियंस की। जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं कई बार यहाँ पे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा भौंकते हैं या प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हर साल हज़ारों, यहाँ पर लाखों इंडियंस ऐसे हैं जो काटे जाते हैं इन डॉग्स के माध्यम से। कई बार यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले ऐसे लोग होते हैं जब वो गुजरते हैं डॉग्स उनके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं, जिस चक्कर में मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है। कई बार काफ़ी बुरा हादसा हो चुका है उनके साथ में। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं डॉग्स के डीलिंग्स को लेकर। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है इनकन्वीनियंस। कहने का मतलब है ये, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि डॉग की जो पॉपुलेशन दोस्तों यहाँ, इसका वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया है। कहने का मतलब है अगर आप देखोगे तो बोला ये जा रहा है कि भाई इसका एक उपाय ये हो सकता है, डॉग की जो भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन आबादी है इसको रोका जा सके। कैसे? नसबंदी करके, स्टरलाइजेशन कर दो। लेकिन स्टरलाइजेशन भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने जिसकी नसबंदी की है बस खाली वो दूसरे डॉग को तो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएगा, बाकी तो वो काट ही सकता है ना, काट सकता है, बीमारी फैला सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डॉग्स को वैक्सीनेट कर दें सीधा, जिससे अगर वो काट ले इंसान को तो रेबीज़ ना हो, कोई बीमारी ना फैले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। 60 से लेकर 80 मिलियन डॉग्स को हम हर साल वैक्सीनेट कर सकें, ये भी यहाँ पर कोई आसान काम नहीं है। देखने में ही काफ़ी टिपिकल लग रहा है। अब यहीं पर राइटर ने मेंशन किया है आखिरकार हमारे पास में वो कारण कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पर स्ट्रे डॉग के क्राइसिस इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर डॉग के केसेस बढ़ रहे हैं। पहला रीज़न है दोस्तों, इंडिया में प्रॉपर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स ना होना। ठीक है, अब एनिमल बर्थ को कंट्रोल ना करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी डॉग के केसेस में डॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हमारे पास में एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये आप देख पाओगे, इंडिया के पास में अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन डॉग्स आपको नजर आएंगे जो सड़क पर भी पाए जा रहे हैं और लोग पाल भी रहे हैं। और इसमें अगर आप रेशो निकालोगे तो लगभग कह सकते हो कि हर 36 लोगों के लिए एक डॉग आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से डॉग की पॉपुलेशन आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से डॉग बाइट के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर डॉग बाइट के केसेस अगर आप देख पाओगे
तो ग्लोबल डेथ जो हो रही हैं लगभग 60,000 के आसपास डेथ हो रही हैं दुनिया भर में, जिसकी 36% डेथ केवल इंडिया से हो रही है। जो ह्यूमन डेथ हैं रेबीज़ की वजह से, स्पेशली अगर आप देखोगे केवल रेबीज़ की वजह से जो मृत्यु हो रही है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा है। 1998 में 30,000 होती थी, 2012 में कम हुई, 2020 में थोड़ी सी और कम हुई। लेकिन स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम उम्र है, ये कहीं ना कहीं आज के समय पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इन्हीं को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है, जो कि सही बात भी, एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न है इररेस्पॉन्सिबल ओनरशिप। कई बार क्या होता है, आसपास पड़ोस में अपनी कॉलोनीज़ के अंदर में लोग डॉग को पाल तो लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं रखते। प्रॉपर एक्सरसाइज करवाना, उसको दौड़वाना, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मेंटेन करनी पड़ेगी। वो उसको पूरी तरह से रेडी करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ओनर के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर एक उंगली उठती है। इंडिया में यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कई सारी जगह पर, कई सारी कॉलोनीज़ में ऐसे हैं जो लोगों ने इंसानों ने यहाँ पर एक कुत्ते को पाल रखा है, लेकिन पालने के साथ साथ उसको छोड़ देते हैं ऐसी, वो घूम रहा है कॉलोनी में इधर उधर, है ना, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेन भी नहीं किया हुआ है। इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और दूसरी बात प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, काट सकता है किसी को, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है, वो है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। जो ये स्प्रे डॉग्स हैं, कई बार आपके घर के आसपास अगर कूड़े का पूरा ढेर पड़ा हुआ है तो उसमें जाकर यहाँ पर खोजते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाए, खाते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो अपने एरिया के अंदर में, देन वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। आज एक है, कल 2 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है उस वेस्ट मैनेजमेंट में, उस कूड़े में। तो उसका वेस्ट का मैनेजमेंट कर पाना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं है ना। पेट ओनरशिप बस खाली लोग शौक के लिए पाल तो लेते हैं, लेकिन पालने के बाद उसको ट्रेन कैसे करना है वो नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, जिस चक्कर में दोस्तों जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। अब राइटर यहीं पर ये बताते हैं आखिरकार कौन कौन से कदम है जो भारत सरकार ने उठाए हैं इस प्रकार की डॉग क्राइसिस या डॉग बाइट के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। तो पहला कदम उठाया भैया, ABC प्रोग्राम आ चुका है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो डॉग्स हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज किया जाएगा, नसबंदी की जाएगी ताकि पॉपुलेशन के ऊपर रोक लगाई जा सके, वैक्सीनेट किया जाएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर अगर वो काट ले भी तो रेबीज़ वगैरह के फैलने के चांसेस ना हो। फॉर एग्जांपल साल 2019 में केरला की सरकार ने लगभग 87,000 से ज़्यादा जो ये डॉग्स हैं इनको स्टरलाइज कर दिया था ताकि पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर वैक्सीनेशन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सरकार अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है ताकि इन डॉग्स के अंदर से जो ये रेबीज़ वाली बीमारी है वो लोगों में ना फैले। फॉर एग्जांपल साल 2020 में तमिलनाडु की सरकार ने यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई स्प्रे डॉग्स के लिए, स्पेशली चेन्नई में। फिर एक और चीज़ है, अवेयरनेस कैंपेन करना यहाँ पर ज़रूरी है, सरकार कर रही है, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अलग अलग कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया, बी अ ह्यूमन सेव अ लाइफ, ताकि लोगों को यहाँ पर एंकरेज किया जा सके कि भाई वो यहाँ पर जो सड़क के कुत्ते हैं उनको ही अडॉप्ट करें, उनको यहाँ पर ट्रेन करें, वैक्सीन लगवा कर यहाँ पर, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी। प्लस वो जो डॉग्स इधर उधर घूम रहे हैं, खाने को नहीं मिल पा रहा है कभी कभी, वो चीज़ें हम कर पाएंगे। तो बाहर से इम्पोर्टेड ब्रीड्स को मंगाने से अच्छा यहाँ पर अपने स्ट्रीट डॉग्स को ही यहाँ पर हम पाल सकते हैं, उनको ही यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। समझ गए? तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट ने। तो ये राइटर का कहना है। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ चुकी हैं और हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी काम का आर्टिकल वो नज़र आएगा। चलिए फिर आता है एक और एडिटोरियल आज का, वो है बॉन्ड्स, बिग मनी एंड एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी। जो राइटर हैं अरुण कुमार साहब, ये क्या कहते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सरकार बैठी है, क्या वो सरकार के पास में सारी पावर्स हैं, वो सरकार हट नहीं सकती? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सरकार के पास में कोई पावर नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट चीज़ यह है जो पावर है वो केवल और केवल पब्लिक के हाथ में, लोगों के पास में है। लोगों के पास में इतनी ताकत है, अगली बार वोट देके तुरंत सत्ता बदल सकते हैं कि भाई हमें ये सरकार नहीं पसंद, हमें दूसरी सरकार चाहिए, हमें ये सरकार नहीं पसंद, हमें ये वाली सरकार चाहिए। तो उसके लिए वोट देकर अगर वो खुश हैं तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, नहीं खुश हैं तो यहाँ पर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही तो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पावर्स सीधा लोगों के हाथ में है। लेकिन दोस्तों यहीं पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं आजकल, उन इलेक्शंस में जो खेल है ना वो दूसरा ही चल रहा है।
राइटर ने जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में बताया, भैया सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेकर आती है। इस स्कीम के अंदर मेन मकसद क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी व्यक्ति, आप हो मैं हूँ कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान करना चाहता है, पैसा डोनेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए। करना क्या है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाओ, वो बॉन्ड परचेज करो, जितने रुपए का परचेज करना है, बॉन्ड आपको मिल गया, आपने बैंक को पेमेंट कर दिया, अब बॉन्ड ले जाकर अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को सौंप दो, भैया लो। वो जो पार्टी है वो वहाँ पे क्या करेगी, उस बॉन्ड के जरिए पैसा विड्रॉ कर लेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर पार्टीज को डोनेशन दिया गया और ऐसे बहुत सारे डोनेशन हुए। आपको पता है रिसेंटली ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थी पूरी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के साथ साथ सारा डेटा एसबीआई से बोला, भैया हमारे सामने प्रस्तुत करो किसने कितना रुपया किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट सबके सामने रख दी। तब पता चला भैया कई सारी कंपनीज ऐसी जिन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दे रखा है। नंबर 1 पर है बीजेपी, जिसको यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर डोनेशन मिला हुआ है ना। तो नंबर 1 पर बीजेपी, उसका टीएमसी भी है, आपको तृणमूल कांग्रेस देखने को मिलेगी, वेस्ट बंगाल की पार्टी। एक जगह से यहाँ पर उनको बहुत सारा अमाउंट मिला हुआ है, करोड़ों रुपया यहाँ पे डोनेशन में मिला हुआ है। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी को बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है, कांग्रेस को यहाँ पर बहुत सारा डोनेशन दिया गया है। तो अलग अलग कंपनीज ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया। अब वो डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों दे रही हैं, आप भी सोचो। सोचने के पीछे का रीजन ये है कि भाई वो रिटर्न में कुछ चाहती होंगी। भाई कंपनी 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए डोनेट कर रही है, तो रिटर्न में तो कुछ चाहती होगी ना, उनके फेवर के लिए कुछ काम हो सके, उनके लिए कुछ काम हो सके, तो गवर्नमेंट उनके हिसाब से काम करेगी। तो सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं या ये डोनेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज और डोनेशन के बीच का कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए था, जो कि राइटर का एक बहुत मेन पॉइंट है। कहोगे एक सटीक बात है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स को आप देखोगे, वैसे दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स देखोगे सब जगह पर यही हाल है। इंडियन पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखोगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सीधी नहीं है। सबको इलेक्शन के समय पर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है खर्चने के लिए, करोड़ों रुपया यहां पर खर्चा जाता है इलेक्शन के अंदर में। भारत के सबसे महंगे इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं इलेक्शन में, इतना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब सवाल यहां पर यह है, इसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए। नहीं, बस खाली सत्ता में आने के लिए आपने हजारों करोड़ रुपए यहां पर पानी में बहा दिए। जबकि देश में अगर आप देखोगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इल हेल्थ, ये प्रॉब्लम ज्यादा हैं। आज भी लोगों के पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और जो एजुकेशनली क्वालिफाई है उनके पास में जॉब्स नहीं है। या फिर सिचुएशन देखोगे दोस्तों, जो हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो ये दर्शाता है 40% बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल है वो सही से पढ़ नहीं पा रहे। क्लास 2 के बच्चे का बुक, स्टैंडर्ड 2 के बच्चे का जो मैथ का लेवल है वो नहीं सॉल्व कर पा रहे। लोगों के पास में स्किल्स नहीं है, तो हम कैसे फिर लड़ेंगे भाई? क्योंकि यहां पर देखो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के समय पर तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है कि अगर किसी के पास में कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसी आपके अंदर में होनी चाहिए जिसमें आपको महारत हासिल हो, दूसरे को आप बीट कर दो भाई, उस वाली फील्ड में आप बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है हमारे देश में आजकल। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यहां पर यह है कि दोस्तों पार्टीज आती हैं जाती हैं, सरकारें आ गई चली गई, बनती हैं हटती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स लंबे समय से जो बनी हुई है वो बनी हुई है अभी भी। हम बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन वो टारगेट अचीवेबल हैं अगर लोगों के पास में जॉब्स नहीं है। अभी रिसेंटली हमने रिपोर्ट देखी अनएम्प्लॉयमेंट की, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इंडिया को एज अ बेरोजगार देश देखा जा रहा है। तो ये जो पैसा आप इलेक्शंस के अंदर में खर्च कर रहे हो ना, वही पैसा, वही हजारों करोड़ अगर हम एजुकेशन में या लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने में लगा देते तो वो कहलाती यहां पर रियल डेमोक्रेसी। राइटर यहां पर ये बोलते हैं अगर आपकी डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, इसको चेक करना है तो सबसे पहले देखना होगा पार्टी ने करा क्या है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पे अगर कोई सरकार सत्ता में आई है,
ठीक है, क्योंकि आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत सारा पैसा चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को खर्च करने के लिए, सत्ता में दोबारा आने के लिए, जनरल बात है, हाँ सभी को पता है। लेकिन अगर कोई सत्ता में सरकार आई है तो उसको यहाँ पर यह दिखाना चाहिए ना, मैंने ये काम किए हैं, ये सारे काम मैंने यहाँ पर इस देश के लिए किए हैं, ताकि लोग इंप्रेस हों। हाँ, लोगों को भी लगे हाँ भाई जॉब्स मिली है, एम्प्लॉयमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ना, एजुकेशन बढ़ा है। अगर ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि हाँ देश की ग्रोथ हो रही है, लोग ज़रूर से वोट देंगे। तो आपको ये प्रमोशन करने की, आपने ये पैसा खर्च करने की, दोबारा सत्ता में आने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि ये पैसा खर्च करके दोबारा सत्ता में आओगे, ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद लोग पसंद करेंगे, सीधा आपको वापस से लेकर आएंगे कि हाँ भाई आपने देश के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सत्ता में आने के लिए खर्चा किया जा रहा है। अगर आप वही पैसा कहीं और पर लगाकर, डेवलपमेंट पे लगाकर काम करके दर्शा सकते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया हैं, ये रियल बात है। और फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे लोगों को विश्वास दिखाएं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस देश के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो रूलिंग पार्टी अगर कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, ये किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर वो उनसे क्वेश्चंस करें, या आप ऐसा कह रहे हो ऐसा कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, ज़रा हमें बताएं। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स अलग चल रही है भाई, एक दूसरे को डिफेम करके काम चल रहा है ना। यही आप देख पा रहे हो केसेस चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी नजर आएगा। बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर में अवेलेबल हैं। वही यहाँ पर कह सकते हो फिर सत्ता में आ रहा है, वही यहाँ पर जो रूल तोड़ चुका है, जो यहाँ पर जेल जा चुका है, वही यहाँ पर देश के लिए कानून बनाएगा। वही सिनेरियोज को हमें चेंज करना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के अंदर में राइटर ने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट्स की हैं। जैसे यहाँ पर रूलिंग पार्टी को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, कई जगह पर ईडी का कनेक्शन यहाँ पर राइटर ने दर्शाया कि भाई जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनका कनेक्शन किसी ना किसी यहाँ पर कंपनी के साथ में है, उस कंपनी ने फिर तुरंत आगे या पीछे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए। तो इससे तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी के पास में पैसा आएगा ही ज़्यादा, और ज़्यादा पैसा आएगा, दूसरे के पास में नहीं जा रहा है, तो अगेन ओपोजिशन पार्टी की फंडिंग रुक रही है, लेकिन यहाँ पर रूलिंग पार्टी की फंडिंग बराबर है। तो इससे क्या हो रहा है, ओपोजिशन कमज़ोर हो रहा है, डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि फिर ओपोजिशन नहीं रहेगा, केवल एक पार्टी रहेगी, वन पार्टी वन नेशन, मामला बेकार हो जाएगा। वही यहाँ पर राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा बाहर। पॉलिटिक्स में एक बड़ी चेंज की रिक्वायरमेंट है हमें। आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नाम की जो ये बॉडी है, इसको लेकर जो दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।